देश में दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। करीब 8 साल पहले निर्भया केस से देश में एक उम्मीद की किरण नजर आई थी कि हालात में बदलाव होगा, लेकिन कानून तो बदले लेकिन हालात नहीं बदले। हम आज भी ऐसे समाज में रहते हैं कि जहां पर रेप लगातार हो रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता पर कोई उसका असर नहीं दिख रहा। कड़े कानून हैं, फांसी की सजा भी होती है, उम्र कैद भी होती है, लेकिन ना हम कानून को मानते हैं और ना हम अपने सोच विचार में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या हम सोचते हैं, या उनके खिलाफ जो घटनाएं होती हैं उनसे हम कैसे निपटेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे निर्भया केस में पीड़िता की वकील रही सीमा कुशवाहा जी से। सीमा जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो निर्भया केस हुआ जिसमें आप विक्टिम की एडवोकेट रहीं और आपने फांसी तक उस केस को पहुंचवाया, वो एक बहुत बड़ा डेटरेंट इफेक्ट था। उससे हालात सुधर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो आप क्या कारण मानती हैं कि कड़ा कानून होने के बावजूद भी स्थिति नहीं बदल रही है? के पीछे सबसे ज्यादा जो मुझे कारण समझ में आया कि अगर फांसी की सजा के प्रावधान की बात करें तो डिटरेंट तब तक नहीं आएगा जब तक उस पर इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन नहीं। 7.25 साल लग गया इस केस को डिसाइड करने। तो हम मैसेज ये भी दे रहे हैं उस क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों को कि जब निर्भया जैसा केस जो इतना हाईलाइट होने के बावजूद भी 7 साल लग सकते हैं, जो कि दिल्ली में क्राइम हुआ, तो भारत के किसी कोने में गांव में अगर क्राइम हो रहे हैं तो उसमें 15-20 साल नॉर्मल बात है। तब तक पीड़ित जो है वो इतना पीड़ित हो जाता है कि जो लोग पैरवी करते हैं मुकदमों की, उनकी भी डेथ हो जाती है, बेटियां सुसाइड कर लेती हैं, ये सिचुएशन हो जाता है। तो इन सब के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे कारण नजर आया है वो है कानून का ठीक समय में टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन ना हो। मैम, इसमें जस्टिस डिलेड वाला इफेक्ट इसके अंदर आ रहा है कि भाई आपको देरी से मिला न्याय नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, लेकिन वर्मा कमेटी के बाद काफ़ी चीज़ें बदली हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो इन निर्भया केस के बाद और कई हाईलाइटेड मैटर हुए उसके बाद क्या रेप की घटनाएं रुकी हैं या बढ़ी हैं? मुझे लगता है कि रेप की घटनाएं जो है वो रुकी नहीं, घटनाएं अभी भी हो रही हैं, क्राइम अभी भी हो रहे हैं, लेकिन हम आंकड़ों के आधार पर अगर बात करें तो बढ़ी नहीं है। NCAPR का डाटा है जो भी है उसमें ये क्लियर है कि घटनाएं करीब पहले जो था वो 30% थी, 25%, बढ़ी तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज हुई है, 2012 के बाद जो पूरे देश के अंदर डिबेट और डिस्कशन छिड़े हैं, पहला सुरक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर, इनकी स्वतंत्रता को लेकर के, उसमें लोगों ने बात करना शुरू किया, बेटियां हमारी एम्पावर्ड होना शुरू हुई और लोगों का माइंडसेट भी बदला है। लेकिन जिस तरीके से, जिस लेवल पे बदलना चाहिए था, जिस रेशियो से बदलना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। मैम, दिल्ली में भी रेप की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि महिला सुरक्षा का मुद्दा बार बार उठता है। देश की राजधानी होने के बावजूद भी महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं है या अपने आप को नहीं मानती, और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे को उठाते रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, और उनका क्या, महिला सुरक्षा का अभी हम कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, ये बात सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। पूरे भारत में हमारे पास शायद एक भी राज्य ऐसा नहीं है, निर्भया केस जब डिसाइड हुआ, हैंगिंग हुई, कि किसी भी राज्य से मेरे पास फोन ना आया। मेरे पास केरल, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इधर यूपी, बिहार, कोलकाता, मध्य प्रदेश, मेरे पास हर जगह की फीमेल के फोन्स आए हैं जिनकी बेटियों के साथ क्राइम हुआ है, किसी के में चार्जशीट टाइमली फाइल नहीं हुई है। तो ये इश्यू हर जगह का है। जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें कानून से फ़ायदा नहीं हुआ है, हमें सोच बदलनी पड़ेगी। अगर हम बात करें तो हम दुनिया भर में सबसे पुरानी सभ्यता है और सबसे सांस्कृतिक सभ्यता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारी धार्मिक हम चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी सोच नहीं बदल पाए। देखिए, हमने जितना भी हमारे धार्मिक ग्रंथ या हमारी सभ्यता संस्कृति, नो डाउट हम बहुत, भारत विश्व की बहुत पुरानी सभ्यता में से एक है,
लेकिन उस सभ्यता की संरचना में, उस संस्कृति के संरचना में स्त्री की कितने भागीदारी, इस पर सवाल नहीं। हमने जितने भी अपने धार्मिक ग्रंथ, अपने ऐतिहासिक ग्रंथ, इन सारी चीजों को लिखा है, उसमें कितनी स्त्रियों ने लिखा, क्योंकि ये सिर्फ एक जेंडर नहीं है, ये एक ह्यूमन बीइंग है, इस समाज का पार्ट है। वो समाज, वो सभ्यता, संस्कृति जो हमने गढ़ी है, वो हमने सबके लिए गढ़ी है। तो हमारा यही मानना है कि मेल और फीमेल दोनों अगर सोसाइटी का पार्ट है, तो एक ने जो अपने कानून, जो नॉर्म्स गढ़े हैं, जो सभ्यता संस्कृति डिसाइड की है, उसमें जो कुछ खामियां हैं, वो कमियां हैं, वो फीमेल को भी बदलने दो, उसको भी इक्वल कंट्रीब्यूट करने दो, साहित्य उसके हिसाब से भी लिखा जाए। मैम, इसमें आपने कहा कि भाई जो स्त्री या पुरुष है, लड़का या लड़की है, उसमें भेद नहीं है, लेकिन हमारे समाज में भेद देखा जा रहा है और हम उसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। अगर गांव में चले जाएं या शहर में चले जाएं, जो बेटा और बेटी वाली बात है, तो वो उसका क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, उसका कारण कि पहले से जो नॉर्म्स गढ़े गए हैं, अब इन सारी चीजों पर सोसाइटी कोई अगर बनती है तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। अगर हमारा परिवार है, हम अपने परिवार में भी अलग तरीके से चीजें निर्धारित कर सकते हैं कि मेल पर्सन ये करेगा, फीमेल ये करेगी, ये सारी चीजें गढ़ी गई। तो जब ये समाज में सारी चीजें ऑलरेडी पहले से एडजस्ट कर रही हैं और उसको हम बहुत टाइम तक फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो उनका जो फॉलो हम कर रहे हैं, उनको उसमें जो कमियां हैं, अगर उस पर हमने बात करना शुरू किया तो वो समस्या होना शुरू हुई। और जब ये समस्या होना शुरू हुई तो एक तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आने लगे। इसका मतलब यही है कि जो चीजें आज से 2500 साल पहले, 1200 साल पहले गढ़ी गई, उसको लोग बदलना नहीं चाह रहे। क्या मैम बदलना नहीं चाह रहे? इससे ये एज ए ह्यूमन या एज ए सोसाइटी हम बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत रूढ़िवादी हैं, पुरातनवादी हैं कि हम अपनी सोच को बदलना ही नहीं चाहते? देखिए, पुरातनवादी में जो अच्छी चीजें हैं वो होना बुरी बात है। वेदों की ओर लौटो, ये बात हमारे आर्य समाज के तरफ से आई थी, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ चीजें वहाँ अच्छी हैं। लेकिन हाँ, नो डाउट कि हम अभी भी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट रखते हैं। अपना एग्जांपल देकर के आपको बताती हूँ, मैं किसी और का नहीं दे सकती हूँ। हाथरस केस की सुनवाई थी, 5 तारीख को मैं कोर्ट में थी। कोर्ट में मैं आर्ग्यू कर रही थी और एक एडवोकेट वहाँ आते हैं शराब पी करके, और वो उनका कहना है कि सीमा कुशवाहा क्यों इस केस में है और विक्टिम की साइड से तो प्रोसिक्यूशन केस को लड़ रहा है। तो मेरा कहना था कि आप पूरी नॉलेज के साथ आइए और आपको ये पता होना चाहिए कि SC/ST एक्ट में ये प्रोविजन है कि विक्टिम जो है वो अपना प्राइवेट लॉयर भी रख सकता है, जब तक PP सरकार उसको अपोज ना करे। लेकिन वो शराब पी करके आए। ये कहाँ की घटना है? ये घटना है हाथरस जिला न्यायालय की, स्पेशल कोर्ट की। तो उस टाइम जज साहब भी सीट पर थे, उनके सामने जज साहब को भी ये बात नहीं पता चली उस टाइम कि वो ड्रिंक की हुई, दूरी की वजह से, डायस में। और उसके बाद जब उनको मैंने डांटा कि इस तरीके से आप आर्ग्यू करें, आप कौन है, या तो आप डिफेंस लॉयर हो तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए, कोई भी आकर के कोर्ट में अचानक से बोल करके और इस तरीके से घूर करके चला जाए। फिर उसके बाद उनके फादर आते हैं और उनका कहना है कि कौन सी माँ है यहाँ पर और वो अपनी सीमा में रहे। तो फिर मैं वकील साहब के फादर, वकील साहब, वो उस लड़के के जो वकील था, जो ड्रिंक करके आया था, उसके फादर भी वकील हैं। फिर वो अपने लड़के की तरफ से आ रहे हैं और वो ऐसे करके बोल रहे हैं। तो ये क्या है? ये माइंडसेट है। एक तो उनको लग रहा है कि फीमेल है, इसको हम डराएंगे, थोड़ा धमकाएंगे, कल ये हिमाकत नहीं करेगी आगे की। तो यहाँ पर क्या है कि उनको हमने ये मैसेज दिया कि हम आपसे डरते नहीं, और दूसरा उनको ये भी उस मैसेज के थ्रू ये पता चल गया कि एक स्त्री जब तक दब रही है तभी तक आप उसको दबा सकते हैं। और जब इस तरीके की स्त्रियां रिफॉर्म की बात कर रही हैं, बने हुए नॉर्म्स की बात कर रही हैं, तो उनको देश भी छोड़ना पड़ता है। तस्लीमा नसरीन जी इसका जीता जागता उदाहरण है। बांग्लादेश में जब उन्होंने अपने वो धर्म के जो रूढ़वादी चीजें हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई, तो देखिए उनका सर कलम करने का फतवा जारी है और बेचारी अपने देश वापस नहीं जा सकती है। तो जब स्त्री बनाए हुए नॉर्म्स पर अटैक कर रही है और दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, ये एक द्वंद्व की स्थिति है। और मेरा अपना जो ओपिनियन है कि एक स्त्री जब एक घर को बहुत अच्छे से चला सकती है, वो अगर अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर रही है, सारी चीजें, तो वो समाज में भी तो अच्छी चीजें कर सकती है। तो
स्त्री की सुरक्षा, उसकी स्वतंत्रता, उसके डेवलपमेंट का मुद्दा सिर्फ स्त्री का नहीं है, पूरे होल समाज का है। क्योंकि एक वो माँ के रूप में भी है, पत्नी के रूप में भी है, वो एक ऑफिसर भी बनेगी, हर जगह वो कंट्रीब्यूट करेगी। जी मैम, जैसा आपने बताया कि आपके साथ एक घटना हाथरस जिला न्यायालय में हुई, क्या इस तरह की घटना महिला वकीलों के साथ आम है या आप एक कुछ खास केसेस को हैंडल कर रही हैं इसलिए आपके साथ हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये मैं सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं कर सकती हूँ, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय की भी बात नहीं कर सकती। देश की राजधानी में यहाँ पर जनरली देखा जाए कि उस तरीके के माइंडसेट के अगर लोग होंगे भी, तब भी वो उस तरीके का कोर्ट प्रोमाइसेस में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं, इस तरीके का नहीं कर सकते। लेकिन नंबर ऑफ केसेस की अगर हम बात करें, कोर्ट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें, तो फीमेल के साथ जो एडवोकेट उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। मैं इस केस को हैंडल कर रही हूँ, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हुआ। क्योंकि फीमेल किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी पोजीशन में, सबसे पहले उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि तुम एक स्त्री हो, तुम उस पोजीशन पे होने के बावजूद भी तुम्हें इक्वल वो अधिकार, वो फ्रीडम नहीं है कि आप हमारे समकक्ष खड़े होकर के डिबेट डिस्कशन कर सको। वकील वहां आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट करिए ना, हम भी करेंगे, लेकिन आंखें दिखा रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों डरेंगे? तो क्या कभी आपके ऊपर कोर्ट में किसी ने हमला करने की कोशिश करी हुई, या वर्बली एक अल्टरकेशन हुआ, या डिबेट कुछ हीटेड आर्गुमेंट हुए, या कोई फिजिकली आपके ऊपर कभी असॉल्ट? 5 तारीख की अगर हम बात करें तो माहौल पूरा ऐसा बना था कोर्ट प्रेमाइसेस में, कोर्ट के अंदर, हाथरस जिला न्यायालय में, कि जज साहब को इमीडिएटली ऑर्डर करना पड़ा वहाँ पे एसएचओ को बुला करके कि मैडम को 4-5 जो भी कांस्टेबल है उनके घेरे में लीजिए। कोर्ट के अंदर ये माहौल था। तो वहाँ के जो वकील साहब आए थे उन्होंने इस तरह का माहौल वहाँ और दूसरे लोगों ने पैदा माहौल क्रिएट किया, और जज साहब ने भी ऑर्डर किया कि मैम को हाथरस बॉर्डर तक छोड़ करके आइए, क्योंकि वहाँ पूरा माहौल ये था कि हम देख लेंगे। बाहर भी जब वो वकील निकला चिल्लाते हुए, तो हमारी कलीग जो थी लड़की वो बाहर खड़ी हुई थी, उससे भी उसके आर्गुमेंट्स हुए, तो बोला हम देख लेंगे। सारी चीज देखने का मतलब क्या है, अभी हाथरस में कुछ टाइम पहले एक लड़की के फादर को मार दिया गया, गोली मार दी गई। तो बस माहौल ऐसा बना था कि अगर जज साहब एक्शन नहीं लेते, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाते, तो कुछ भी हो सकता था बाहर निकल के। तो आप कैसे निपटती हैं? मैं डरती नहीं हूँ, मैं निपटती, हाँ, लेकिन अब मुझे लगा है कि नहीं, जिन लोगों को उम्मीद है हमसे कि मैं उनके लिए फाइट कर रही हूँ, तो फिर मैंने MHA को लिखा है, गृह मंत्रालय को, और वहाँ से प्रोसेस में है कि मुझे शायद सिक्योरिटी 1 वीक के अंदर मिल जाए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है इंडिविजुअली। मुझे जो अपने लिए, अपनी एजुकेशन, अपने काम के लिए लड़ाई लड़नी थी, वो मैं लड़ चुकी हूँ बहुत पहले, मैं एडवोकेट हूँ। लेकिन मुझे बाकी में तकलीफ है कि जो वो बेटियाँ जो हमसे उम्मीद कर रही हैं, उनकी लड़ाई ना अधूरी रह जाए, इसलिए मैं अपने आप को सेफ रखना चाहती हूँ। मैम, जैसे कि आपने अभी जिक्र करा, एक केस जो है 40-45 साल से चल रहा है जी, और आज़ादी के बाद से न्यायालय भी हैं, जजेस भी हैं, वकील भी हैं, पुलिस भी है। जी, तो किसी भी मामले में तकरीबन 40 साल 45 साल लग जाते हैं। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला जो प्रिंसिपल है सब जगह लागू होता है। तो काफ़ी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कहते हैं भाई अर्ली हियरिंग होनी चाहिए, स्पीडी हियरिंग होनी चाहिए, लेकिन वो स्पीडी हियरिंग वाला जो हम इन प्रिंसिपल कहते हैं वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं नजर आ रहा है? देखिए, उसके पीछे मैंने जितना महसूस किया प्रैक्टिकली, मैंने समझा कि 2012 में भी जब निर्भया के साथ क्राइम हुआ तो वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन आए, बहुत सारे कानूनों में बदलाव हुए। पोक्सो एक्ट में प्रोविजन है कि 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल की जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, कभी भी क्या किसी आयोग के अगेंस्ट में कोर्ट ने एक्शन लिया कि आपने 2 महीने में क्यों नहीं फाइल किया चार्जशीट? अगर अभी एक एग्जांपल है, मथुरा जेल का है, शायद आगरा का, एक व्यक्ति है, कोई उनका नाम मैं मिस कर रही हूँ, तिवारी जी, वो 20 साल बाद जेल से बाहर आए हैं एक्विटल होकर के। निर्दोष, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने उनको निर्दोष साबित किया 20 साल बाद। तो 20 साल ये क्यों लगा, किसके वजह से लगा? हम डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन किसके वजह से लगा, उस पर उंगली क्यों नहीं उठ रही? इस केस को कौन हैंडल कर रहा है, उस पर क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहा? तो क्या ऐसे मामले में जहां पर किसी को कोर्ट संदेह का लाभ देते हुए बरी करती है या बाइज्जत बरी करती है, कहती है झूठे केस में फंसाया गया है, तो क्या उस विक्टिम को मुआवजा देने का भी प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन मुआवजा भी मिलने में 20 साल लग जाते हैं, तो वो उसकी लाइफ बची कहाँ है फिर उस व्यक्ति की?
लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इतना डिले प्रोसेस क्यों होता है, जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। आपने कानून बना दिया सीआरपीसी में भी कि 90 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर आप चार्जशीट फाइल करेंगे। हीनियस क्राइम में 90 डेज है और जनरली जो भी 10 साल तक के पनिशमेंट 60 डेज का टाइम। तो उनको फाइल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए क्या आपने उतनी पुलिस व्यवस्था बनाई है? क्या पुलिस की उतनी संख्या है? एक आयोग 20-20 केस को हैंडल कर रहा है, वो मजबूर है, वो नहीं कर सकता है 90 दिन में, 60 दिन में, क्योंकि एक क्राइम अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में करके बिहार भाग गया तो उस आयोग को बिहार भी जाना है, एमपी भी जाना है, दिल्ली के केस भी हैंडल करने हैं, वो उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाएगा। मैम, आमतौर पर वकील कहते हैं कि भाई जस्टिस में, इंसाफ में और फैसले में फ़र्क होता है, तो आप क्या ये बात मानती कि इंसाफ और फैसले में फ़र्क होता है, और कोई ऐसा फैसला जिसने आपको परेशान किया हो, आप उसके बाद दुखी हुई हो? बिल्कुल, और जो लोग भी कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है कि इंसाफ और फैसले में फ़र्क होता है, क्योंकि जो फैसला दिया जाता है वो फैक्ट पर दिया जाता है। तो जो लोग क्राइम कर रहे हैं जनरली, आप एक और चीज़ में उससे पहले कहूँगी कि इंडिया में जनरली जो क्राइम होते हैं उनका रेशियो उठा करके देखिए तो जो एक्यूज्ड लोग हैं, जो अपराधी क्रिमिनल्स लोग हैं, वो पावरफुल बैकग्राउंड से, और एक तो अगर मेल क्राइम कर रहा है तो वो वैसे ही फीमेल से एम्पावर्ड है, अपने आप सोसाइटी ने उसको एम्पावर्ड कर रखा है। तो जब वो क्राइम करे तो वो एम्पावर्ड है, वो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो भी एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय, टेम्पर करने की कोशिश करेंगे। जब कोई एविडेंस नहीं बचा है, टेम्पर कर दिए गए हैं, तो वो कैसे, कोई भी विक्टिम है वो कोर्ट में अपने आप को अपने फेवर में एविडेंस दे पाएगा। वहां पर जो फैसला आएगा तो वो किसके फेवर में आएगा? एक्यूज्ड के फेवर में आएगा। इंसाफ तो नहीं होगा। लॉ क्या होना चाहिए कि एक क्राइम हुआ था, इसने ये क्राइम किया है, तो इक्विटी की बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ इक्वलिटी की, दोनों को सुना जाए। इक्विटी की बात होनी चाहिए कि एक के साथ जो पीड़ित है उसके लिए कोर्ट ऐसा क्या करे कि वो चीजें उसके फेवर में आ जाए। तो ऐसे ही होता है कि जनरली जो प्रिंसिपल है हमारे लॉ का वो यही बना हुआ है कि फैक्ट पर कोर्ट चलती है, आप फैक्ट दीजिए, और विक्टिम के पास फैक्ट नहीं है तो कहाँ से फिर जस्टिस होगा? यहाँ पर वकील के नाम हो जाते हैं, वकील को फीस मिल जाती है, SHO आयोग चार्जशीट फाइल करते हैं, बहस चलती है, डेट होती है, लोगों के प्रोफेशन चल रहे हैं, लेकिन इन सब में जस्टिस गायब हो जाता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और भारत में महिलाओं की 49% आबादी है, तो आप आने वाले समय में हालात में कैसा परिवर्तन देखती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा भारत जो है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, मेरी एक जन्मभूमि, कर्मभूमि, सब, हम सब देश की बेटियां बहुत टैलेंटेड हैं। जिस बेटी को कोर्ट में मारा जा रहा वो भी बहुत टैलेंटेड हो सकती है, लेकिन सिर्फ भ्रूण बालिका होने की वजह से मार दिया। जो बेटी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जा रही है, अगर वो उसको पूरा मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूफ करने का, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो IAS का फील्ड हो, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, किसी भी हर फील्ड की बात करें, अगर इन बेटियों के इक्वल रूप से इनका अपॉर्चुनिटी दी गई, तो अगर इन्होंने अपने टैलेंट का यूज कर लिया तो मेरा भारत वाकई में विश्व गुरु होगा कि भारत की बेटी बहुत टैलेंटेड है, और जिसके एग्जाम्पल हम टाइम टू टाइम देख सकते हैं। तो ये सारी जो बेटियां हैं जिनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में जो संघर्ष करके वहां तक पहुंची हैं, अगर इनको अपने बेटों के बराबर अगर हमने अपॉर्चुनिटी दे दी तो ये हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की पार्लियामेंट, हर जगह लॉ मेकिंग भी अच्छे से होंगी, देश की इकोनॉमी भी डबल डिजिट में पहुंचेगी, सब कुछ बेटर होगा। तो यही मैं उम्मीद करती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे जो सिस्टम में बैठे हुए समाज में हमारे जो मेल पर्सन है वो अपने घर की बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहन को, उसके टैलेंट को एक्सेप्ट करना सीखें, उसका सपोर्ट करें, एक्सपोजर दें, और बेटियों से अनुरोध है कि ये लड़ाई लंबी है, लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, प्रूफ करें अपने आप। थैंक यू।